क्या हमारा भविष्य पहले से लिखा हुआ है? क्या हम अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए आजाद हैं या हम सिर्फ सितारों के हाथ की कठपुतलियां हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो हजारों सालों से पूछे जा रहे हैं। और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ज्योतिष और हस्तरेखा के कॉन्टेक्स्ट में खोजेंगे, लेकिन एक बहुत ही अनोखे नजरिए से, ओशो के नजरिए से। हाँ, हमारे पास लिसनर के भेजे हुए ओशो के कुछ लेख और प्रवचन हैं, और कमाल की बात यह है कि ये इस विषय पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश करते हैं। बिल्कुल। एक तरफ वो ज्योतिष को पूरी तरह से पाखंड और एक तरह की मानसिक गुलामी कहते हैं, और दूसरी तरफ वो इसे एक गहरा, एक ब्रह्मांडीय विज्ञान बताते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये बात अपने आप में बड़ी मजेदार है, क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे से एकदम उल्टी हैं। आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन यही समझना है कि ओशो के इन दो अलग अलग दृष्टिकोणों के पीछे का सच क्या है। क्या ज्योतिष सिर्फ डर और अहंकार का खेल है, या इसमें वाकई कोई गहरा रहस्य छिपा है? ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ओशो के एक लेख के अनुसार ज्योतिष पूरी तरह से एक बोगस साइंस है। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर कुछ गहरे डर हैं, मौत का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, और कुछ चालाक लोग इसी डर का फायदा उठाते हैं। ज्योतिष एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। हाँ, और इसका दूसरा पहलू है अहंकार, ईगो। ये विचार कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर बैठे सितारे और ग्रह हमारे इस छोटी सी जिंदगी में दिलचस्पी ले रहे हैं, हमारी किस्मत तय कर रहे हैं, ये हमारे अहंकार को बहुत बढ़ावा देता है। सही बात है। एक छोटा सा महत्वहीन महसूस करने वाला आदमी अचानक पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बन जाता है, तो होल कॉस्मोस रिवॉल्व्स अराउंड हिम। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग है वो है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और नियति यानी डिटर्मिनेशन के बीच का टकराव। ओशो का तर्क बहुत सीधा है। क्या? कि अगर हमारा कल तय है, अगर हर चीज पहले से लिखी हुई है, तो हम इंसान नहीं, मशीन है। फिर हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल पॉइंट है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह की प्रेडिक्शन मुमकिन ही नहीं है? ओशो के हिसाब से इस तर्क की सीमा क्या है? वो कहते हैं कि सिर्फ मशीनों को ज्योतिषियों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य प्रिडिक्टेबल होता है। एक कार के बारे में बताया जा सकता है कि वो कब खराब होगी। अच्छा। लेकिन इंसान मशीन नहीं है। इंसान के पास चेतना है, कॉन्शियसनेस है। अगर भविष्य खुला है, तभी हमारे पास खुद को बनाने की आजादी है। ज्योतिष इस आजादी को छीन लेता है। वो इसे सबसे बड़ी गुलामी कहते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी गुलामी है जिसमें जंजीरें दिखाई नहीं देती। आप मान लेते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, तो फिर कोशिश करने का क्या फायदा? ये जिम्मेदारी से भागने का एक बहुत आसान तरीका बन जाता है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। वो एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। अगर ज्योतिष नहीं है तो फिर गौतम बुद्ध या कबीर के प्रयासों का कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका बुद्ध बनना तो तय ही था। उसमें महान क्या है? वो तो बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे। और इसी तर्क को दूसरी तरफ से देखें तो एक हत्यारे की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी उन्हीं ग्रहों और सितारों के हाथ की कठपुतली है। उसने जो किया वो उससे करवाया गया। एग्जैक्टली। ये तर्क सीधे सीधे जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के विचार पर चोट करता है। और ओशो के अनुसार जिम्मेदारी ही हमारी आत्मा है, हमारा गौरव है। बुद्ध की उपलब्धि उनकी अपनी है, उनका संघर्ष है, उनकी चेतना का विकास है। और एक हत्यारे का जुर्म भी वो उसकी अपनी रचना है। उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की है। उसे सितारों के पीछे छिपने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और कोई भी चीज जो इंसान से उसकी जिम्मेदारी छीन लेती है वो खतरनाक है। वो इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी को खत्म कर देती है। ओशो के इस नजरिए से देखें तो ज्योतिष यही करता है। इसलिए ये इंसान के आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ के खिलाफ है। वो साफ कहते हैं कि इस तरह की फॉर्चून टेलिंग का कोई विज्ञान नहीं है और नहीं कभी हो सकता है। तो एक तरफ से देखें तो ओशो ने ज्योतिष की पूरी इमारत ही गिरा दी। लगता है केस क्लोज्ड। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ यहीं तक पढ़ें तो यही लगेगा, लेकिन फिर आप उनके दूसरे प्रवचन उठाते हैं और आपको एक ऐसा नजरिया मिलता है जो 180 डिग्री अलग है। ये लगभग ऐसा है जैसे कोई और बोल रहा हो। हाँ, और ये दूसरा पहलू कहानी को एकदम पलट देता है। वो बताते हैं कि ज्योतिष का ज्ञान भारत से सुमेरियन सभ्यता तक पहुंचा, आज से लगभग 6000 साल पहले। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत प्राचीन विद्या है। और सुमेरियन इसे बहुत गंभीरता से लेते थे। उनके पुजारियों ने 700 फुट ऊंचा एक टावर, एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, जहां से वे 24 घंटे आकाश को देखते थे। हजारों सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने पाया कि इंसान के साथ जो कुछ भी होता है,
चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक, वो सितारों की चाल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ही पश्चिमी दुनिया के लिए ज्योतिष के दरवाजे खोले। लेकिन ये तो पुरानी बातें हो गईं। क्या इसका कोई मॉडर्न साइंस से भी कनेक्शन है? सोर्सेज में कुछ वैज्ञानिक कनेक्शन भी जोड़े गए हैं। हाँ, और ये काफी हैरान करने वाले हैं। जैसे 1920 के दशक में एक रूसी वैज्ञानिक थे, चिजेवस्की। उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज खोजी। क्या? उन्होंने सनस्पॉट साइकिल्स यानी सूरज पर होने वाले धब्बों के 11 साल के चक्र और पृथ्वी पर होने वाली बड़ी घटनाओं जैसे युद्ध और क्रांतियों के बीच एक कोरिलेशन दिखाया। एक मिनट, मतलब सूरज पर कुछ होता है और यहाँ पृथ्वी पर लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल, और जाहिर है कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सूरज के धब्बों ने सीधे क्रांति करवा दी। लेकिन चिजेवस्की का एनालिसिस इतना मजबूत था कि स्टालिन ने उन्हें जेल में डाल दिया। क्योंकि ये मार्क्सवादी विचारधारा के खिलाफ जाता था। मार्क्सवाद कहता है कि क्रांतियां आर्थिक असमानता से होती हैं, लेकिन चिजेवस्की कह रहे थे कि हमारी सामाजिक उथल-पुथल का गहरा संबंध सूरज की गतिविधियों से हो सकता है। ये विचार ही अपने आप में रेवोल्यूशनरी था। ये तो वाकई सरप्राइजिंग है। और एक और उदाहरण है पाइथागोरस का, जिन्हें हम सब मैथ्स की किताबों से जानते हैं। वो मानते थे कि हर सितारा अपनी गति से एक अनूठा कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा करता है, और इन सब कंपनों से मिलकर ब्रह्मांड का संगीत, हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स बनता है। और उनकी थ्योरी ये थी कि जब हम पैदा होते हैं, उस एक क्षण में सितारों की जो अनूठी धुन बज रही होती है, वही हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर अंकित हो जाती है। अच्छा। वो हमारा की नोट बन जाता है। जब हम अपनी जिंदगी में उस मौलिक धुन के साथ तालमेल में रहते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और जब ये तालमेल टूटता है तो हम बीमार हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। एक मिनट, तो मतलब एक तरफ जहां वो इसे डर और अहंकार का खेल बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इसे पिथागोरस के कॉस्मिक म्यूजिक और मॉडर्न साइंस से जोड़ रहे हैं। ये तो वाकई दो अलग दुनियाओं को एक साथ लाने जैसा है। और ये यही नहीं रुकता, एक और नई साइंस का जिक्र है, कॉस्मिक केमिस्ट्री, जिसके संस्थापक जियोर्जियो पिकार्डी थे। उनका कहना था कि पूरा ब्रह्मांड एक शरीर की तरह है, एक ऑर्गेनिक यूनिटी। ऑर्गेनिक यूनिटी? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। इसे एक जंगल की तरह सोचिए। अगर जंगल के किसी एक कोने में पानी सूख जाता है, तो उसका असर सिर्फ वहां के पेड़ों पर नहीं, बल्कि उन पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों, उन पक्षियों का शिकार करने वाले जानवरों और धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। राइट। कुछ भी अलग थलग नहीं है। पिकार्डी के अनुसार ब्रह्मांड भी ऐसा ही एक इकोसिस्टम है। अगर दूर किसी तारे में कोई विस्फोट होता है, तो उसका सटलेस्ट इफेक्ट हमारे दिल की धड़कन पर भी पड़ता है। हम सब जुड़े हुए हैं। इसी बात को और पुख्ता करने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जे कृष्णमूर्ति का उदाहरण दिया गया है। कहते हैं कि उनके जन्म चार्ट में साफ लिखा था कि वो जिस भी संगठन से जुड़ेंगे, उसके विनाश का कारण बनेंगे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की लीडर एनी बेसेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हुआ ठीक वैसा ही। तो अब ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ ओशो ज्योतिष को पाखंड बता रहे हैं, जो हमारी आजादी और जिम्मेदारी छीन लेता है, और दूसरी तरफ वो उसे एक गहरे ब्रह्मांडीय सत्य की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके ऐतिहासिक और तथाकथित वैज्ञानिक आधार भी हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या ओशो खुद अपनी बातों का खंडन कर रहे हैं, या फिर हम कुछ मिस कर रहे हैं? शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि ओशो इस पहेली का जवाब भी देते हैं। वो कहते हैं कि इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें ज्योतिष को 3 स्तरों या 3 हिस्सों में बांटना होगा, और यही हमें इस पहेली का जवाब मिलता है। 3 स्तर? ये क्या है? हाँ, और ये 3 स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी किस्मत एक प्याज की तरह है, जिसमें कई परतें हैं। सबसे अंदरूनी परत है सार, यानी द इसेंशियल। द इसेंशियल, ये वो हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये आपकी शारीरिक बनावट जैसा है, जैसे आपकी आंखों का रंग या आपकी हाइट। आप इसे बदल नहीं सकते, बस इसके साथ जीना सीख सकते हैं, इसके साथ सहयोग कर सकते हैं। ये नियति है। ठीक है, ये तो समझ आया। द कोर, जिसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरी परत? दूसरी यानी बीच की परत है अर्धसार, दी सेमी इसेंशियल। ये आपके स्वास्थ्य जैसा है। आपकी जेनेटिक्स यानी सार का असर तो है, लेकिन आपकी आदतें, खान पान और एक्सरसाइज से आप इसमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अच्छा। तो बाहरी परत है गैर सार, द नॉन एसेंशियल। ये आज आप लंच में क्या खाएंगे ये तय करने जैसा है।
ये पूरी तरह पर निर्भर है। इसमें कुछ भी तय नहीं है, सब कुछ परिस्थितिजन्य है, सर्कमस्टांशियल है। और हम सब इसी तीसरी गैर जरूरी परत के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। क्या मेरी बेटी की शादी होगी? क्या मुझे लॉटरी लगेगी? मेरा प्रमोशन कब होगा? ओशो कहते हैं कि 99% ज्योतिषी बस इसी बाहरी परत को लेकर ब्लफिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए महावीर और उनके शिष्य गोशालक की कहानी बहुत सटीक है, जो सोर्सेज में दी गई है। हाँ। एक बार वो एक रास्ते से गुजर रहे थे और गोशालक ने एक छोटा सा पौधा देखा। उसने महावीर से पूछा, बताइए इस पौधे का भविष्य क्या है? क्या ये फूल देगा या मर जाएगा? महावीर ने ध्यान किया और कहा, ये पौधा जिएगा और इस पर बहुत सुंदर फूल खिलेंगे। गोशालक को ये बात पसंद नहीं आई। वो न्यातिवादी था, मानता था कि सब कुछ तय है। उसे लगा कि महावीर आजादी की बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसने गुस्से में जाकर उस पौधे को जड़ से उखाड़ा और फेंक दिया और कहा, अब देखते हैं कैसे इस पर फूल खिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद जब वे उसी रास्ते से लौटे तो गोशालक हैरान रह गया। उसने देखा कि पौधा जिसे उसने फेंका था वो पास की झाड़ी में उलझ गया था। बारिश हुई, उसकी जड़ों ने फिर से जमीन पकड़ ली थी और उस पर एक सुंदर फूल खिल रहा था। तो इस कहानी में सार और गैरसार क्या हुआ? यहाँ पौधे की जीने की इच्छा, उसका जीवन तत्व, वो सार था, उसका एसेंशियल नेचर। उसे कोई नहीं बदल सकता था। गोशालक का उसे उखाड़कर फेंकना गैरसार था। वो उसकी मर्जी पर निर्भर था, एक सर्कमस्टेंशियल घटना। लेकिन पौधे की जीने की इच्छा, उसका सार, उस बाहरी घटना से ज्यादा मजबूत साबित हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओशो का ज्योतिष का विरोध उस सतही भविष्यवाणियों से है जो हमारी जिम्मेदारी और आजादी को खत्म करती हैं। वो उस 99% ज्योतिष के खिलाफ हैं जो सिर्फ गैरसार बातों में उलझा रहता है। हाँ, वो उस ज्योतिष के खिलाफ है जो हमें कठपुतली बनाता है। लेकिन ज्योतिष का एक गहरा अर्थ भी है, और वो है ये एहसास कि हम अलग थलग द्वीप नहीं है, हम इस ब्रह्मांड के साथ एक है। वी आर वन विद द यूनिवर्स। तो जो असली ज्योतिष है उसका मकसद भविष्य बताना नहीं बल्कि कुछ और है। बिल्कुल। ओशो के अनुसार इसका असली मकसद अहंकार को पोषित करना नहीं बल्कि उसे विसर्जित करना है। ये याद दिलाना है कि तुम नहीं हो, ब्रह्मांड है। ये सिर्फ भविष्य जानने का तरीका नहीं बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी सही जगह को समझने का एक नक्शा है। ये जानने के लिए कि आपकी एसेंशियल प्रकृति क्या है, ताकि आप उसके साथ लड़े नहीं, सहयोग करें। तो ये एक तरह का सेल्फ डिस्कवरी टूल है, ना कि फॉर्च्यून टेलिंग डिवाइस। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ओशो कहते हैं, हम सब एक चौराहा हैं जहां दुनिया की ताकतें एक बिंदु पर मिलती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त वो कौन सी ब्रह्मांडीय ताकतें हैं जो उस चौराहे पर मिल रही हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। तो इस बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें तो सोचिएगा, क्या आप सितारों को देख रहे हैं या सितारे आपको देख रहे हैं? अगर आपको हमारी ये गहरी पड़ताल पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार तक सोचते रहिए।